हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स में एडमिशन। सो आज का सेशन एक इम्पोर्टेंट सेशन होगा बिकॉज आज के इस वीडियो में मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करे हैं फॉर योर अपकमिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विद यूनिवर्सिटी, जो कि अयोध्या में सिचुएटेड है, फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022। सो मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसी क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करा है, हिंदी में भी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विद यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर होता है आपका, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो पार्ट ए में आपके जो 30 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाते हैं। सो याद रखिएगा, आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसमें हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के हर एक टॉपिक पर वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। हर एक टॉपिक पर आपको नोट्स देखने मिलेंगे। नोट्स हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, जिसमें हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर बताया है, और एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स देखने मिलेंगे। उसी तरीके से मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता चलता है कि आप कौन से टॉपिक पर आपका कौन सा यूनिट वीक है। उसी तरीके से 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ जो कि आपके रिवीजन का काम करता है। सो इस तरीके से हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का पूरा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। हिंदी में भी आपको कंटेंट मिलेगा एज वेल एज इन इंग्लिश में। सो याद रखिएगा, आपको जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव आपका एग्जाम जो है बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, बहुत से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो आपको जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अब रिसेंटली बहुत से यूनिवर्सिटीज के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए थे, जिसमें स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक आया है कि हमारे इसी कंटेंट से उनको डायरेक्टली 30-40 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो याद रखिएगा, हमारे इस कंटेंट को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है। नॉर्मल कॉल्स नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कांटेक्ट करना है। और हमने हमारे ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ प्रोवाइड कर रखी है, जैसे कि आप 1 क्लिक में ही सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारा जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं। तो आपको हमारा, अगर आप कोर्स परचेस करोगे, अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉक टेस्ट इसको एक वीक में कवर कर लेना है। और ये जो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ है, 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ, ये आप आपके एज अ रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हो। आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले, और अगर आप आपके एग्जाम के इवन 4 to 5 आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर चले जाओगे, तो आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर आ जाओगे। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप अगर मैसेज करते हो, मैसेज करने के विदिन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। सो इस ऐप पर आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, सो वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। परिकल्पना परीक्षण शोध के कौन से प्रकार की मुख्य संकल्पना है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च? इस प्रश्न में हमें यह पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि आप कौन से प्रकार के शोध में आपकी जो परिकल्पना है उसका परीक्षण करते हो। मतलब आप कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च में आपके हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हो, मतलब परीक्षण करते हो, हमें ये पता लगाना है। तो याद रखिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, मतलब प्रयोगात्मक शोध, इसी शोध में आप आपकी जो परिकल्पना है उसको टेस्ट करते हैं। आपकी जो
हाइपोथेसिस है उसका परीक्षण करते हो, आपकी परिकल्पना को परीक्षण करते हो, मतलब कि जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करते हो। जैसे हाइपोथेसिस क्या बताती है कि दो वेरिएबल्स के बीच में आप कोई गेसेस करते हो, आप मान लेते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। उसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब प्रयोगात्मक शोध। तो इसमें क्या करते हो आप, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप क्या करते हो कि आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो दो वेरिएबल्स के बीच में, मतलब आप कारण और प्रभाव देखते हो किसी दो चरों के बीच में। दो चरों के बीच में कैसा कारण और प्रभाव है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर कैसा प्रभाव दिखा रहा है, आप ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप बेसिकली करते क्या हो, प्रयोगात्मक रिसर्च में आप बेसिकली करते क्या हो कि आपके पास जो कोई दो वेरिएबल होते हैं उस पर आप गेसेस कर लेते हो, उसको आप मान लेते हो थोड़ी देर के लिए कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, और उसी को आप आपके रिसर्च में टेस्ट करते हो कि एक वेरिएबल का क्या कारण और प्रभाव हो रहा है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है बिटवीन दी वेरिएबल्स, मतलब आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में कैसा कारण और प्रभाव है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर कैसा प्रभाव है, यही आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में फाइंड आउट करते हो। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप आपकी जो परिकल्पना होती है उसको टेस्ट करते हो। सो याद रखिएगा, आपका यहाँ जो विकल्प ए आपको दे रखा है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब जो गलत उत्तर है उससे भी हम एक बारी देख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर विकल्प भी गिवन है हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं ऐतिहासिक शोध। सो हिस्टोरिकल रिसर्च में आप क्या करते हो, अतीत की घटनाओं के बारे में पढ़ते हो, अतीत की घटनाओं के बारे में जानकारी लेते हो। सो हिस्टोरिकल रिसर्च में आप कोई आपकी परिकल्पना का परीक्षण नहीं करते हो, मतलब आप ऐतिहासिक शोध में आप कोई आपकी परिकल्पना का परीक्षण नहीं करते हो, मतलब आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प बी है ये गलत हो जाएगा। और विकल्प सी आपको गिवन है सर्वे रिसर्च, मतलब जिसे हम कहते हैं सर्वेक्षण शोध। इस शोध में आप क्या करते हो, आप जानकारी कलेक्ट करते हो, मतलब आपके जो नमूने होते हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करते हो, आप आपकी जानकारी लेते हो, नमूनों के थ्रू आप क्या करते हो, उनसे जानकारी कलेक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन ले लेते हो। सो सर्वेक्षण शोध मतलब सर्वे रिसर्च में भी आप किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो, आपकी परिकल्पना का परीक्षण नहीं करते हो। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और विकल्प ए, जिसे हम कहेंगे प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगला प्रश्न, नमूने के आकार को बढ़ाने से संभवत इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सैंपल इज लाइकली टू। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि अगर आप आपके नमूने के आकार को बढ़ा रहे हो, मतलब आप आपके सैंपल के साइज को इंक्रीज कर रहे हो, तो उस केस में आपके जो सैंपलिंग एरर्स है और नॉन सैंपलिंग एरर्स है, मतलब आपकी जो नमूनाकरण त्रुटि है और जो गैर नमूनाकरण त्रुटि है उन पर कैसा असर होगा। तो याद रखिएगा, आपको सैंपलिंग एरर्स मतलब नमूनाकरण त्रुटि और नॉन सैंपलिंग एरर्स मतलब गैर नमूना त्रुटि, ये होते क्या है टर्म्स, ये पहले इनका मतलब पता होना चाहिए। तो पहले हम सैंपलिंग एरर्स देखते हैं। सैंपलिंग एरर्स की डेफिनेशन होती है आपकी, सैंपलिंग एरर्स की डेफिनेशन हो जाएगी डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक, मतलब पॉपुलेशन से जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है और आपको जो सैंपल से इंफॉर्मेशन मिल रही है, सैंपल पर आप जैसे स्टडी परफॉर्म करते हैं और उससे जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है आप ये माइनस करोगे तो आपका हो जाता है ये सैंपलिंग एरर। अब नॉन सैंपलिंग एरर देखते हैं हम। नॉन सैंपलिंग एरर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, सैंपल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, आपने आपके जो सैंपल्स है उन पर रिसर्च परफॉर्म किया, आपने जो आपके नमूना है नमूनों पर आपने आपके शोध परफॉर्म की, देन उसके बाद उससे जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको आपने एक जगह इकट्ठा कर लिया, मतलब एक जगह आपने उसको टेबल में फिल कर लिया, चार्ट में फिल कर लिया। तो टेबल में उस इंफॉर्मेशन को फिल करने के टाइम पर और चार्ट में उस इंफॉर्मेशन को फिल करने के टाइम पर आपसे जो मिस्टेक्स हो जाती है उसी को कहते हैं हम नॉन सैंपलिंग एरर और गैर नमूना त्रुटि।
आपको याद रखना है सैम्पलिंग एरर क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक। और नॉन सैम्पलिंग एरर आपको जो सैंपल से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, नमूनों से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप जब उसको टेबल या फिर चार्ट में फिल करते हो उस टाइम पर आपसे जो गलतियां हो जाती है उसी को हम कहते हैं गैर नमूनाकरण त्रुटि और नॉन सैम्पलिंग एरर्स। अब आपके जो सैंपल के साइज है, सैंपल के साइज मतलब नमूने के जो आकार है उनमें उससे, और सैम्पलिंग एरर्स और नॉन सैम्पलिंग एरर्स मतलब नमूनाकरण त्रुटि और गैर नमूनाकरण त्रुटि में कुछ संबंध है, कुछ रिलेशन है। तो आपको ये रिलेशन याद रखनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो सैम्पलिंग एरर होती है, सैम्पलिंग एरर आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके सैंपल के साइज से। मतलब आपका सैंपल का साइज आप जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा आपका कम सैम्पलिंग एरर होगा, उतना आपका सैम्पलिंग एरर डिक्रीज होता जाएगा। जितना ज्यादा आप सैंपल का साइज रखोगे उतना कम आपका सैम्पलिंग एरर होगा। और नॉन सैम्पलिंग एरर जो होता है आपका, नॉन सैम्पलिंग एरर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके सैंपल के साइज से। मतलब आप जितना आपका सैंपल का साइज ज्यादा रखोगे उतना आपका नॉन सैम्पलिंग एरर ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए अपने आपके सैंपल के जो साइज है, आपके जो नमूनों के आकार है उसके बहुत ज्यादा साइज ले लिया उसका, तो आप उस केस में आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो ज्यादा इंफॉर्मेशन को फिल करने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा, आपके पास ज्यादा एरर्स जमा होंगे, ज्यादा आपसे मिस्टेक्स होने के चांस होंगे। तो उस केस में आपका क्या होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर ज्यादा हो जाता है। तो जितना ज्यादा आपका सैंपल का साइज होगा, मतलब जितना ज्यादा आपके नमूने के आकार को आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपके गैर नमूना त्रुटि बढ़ेगी। और जितना ज्यादा आपका सैंपलिंग का साइज ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा आपके नमूने के आकार ज्यादा होंगे, नमूने के आकार को आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका नमूनाकरण त्रुटि घटेगी। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पहला विकल्प, यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप आपके सैंपल के साइज को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका सैम्पलिंग एरर डिक्रीज हो जाएगा और नॉन सैम्पलिंग एरर इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आपके जो नमूनाकरण त्रुटि है ये घटेगी और गैर नमूनाकरण त्रुटि ये बढ़ेगी। तो ये यहाँ पर आपका जो विकल्प फर्स्ट है, फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि प्रतिदर्श जनसंख्या की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है इसको कहा जाएगा। If the sample does not represent the population characteristics, it is called. So इस प्रश्न में हमें एक परिभाषा दी गई है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है और हमें पता लगाना है कि ये परिभाषा किस विकल्प की परिभाषा होगी, मतलब ये किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी, हमें ये पता लगाना है। सो इस डेफिनेशन में हमें बता रहा है आपका जो सैंपल है, आपकी जो प्रतिदर्श है क्या दर्शा रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो पॉपुलेशन है, आपका जो सैंपल है, सैंपल मतलब आपके जो प्रतिदर्श है ये आपके पॉपुलेशन को मतलब की जनसंख्या को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जनसंख्या की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, मतलब मान लीजिए आप क्या करते हो, एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से आप कुछ लोगों को चुन लेते हो और जो कि आपका सैंपल बन जाती है, मतलब जो कि आपका नमूना बन जाती है। तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने के कारण आप क्या करते हो, पूरी पॉपुलेशन पर आपकी शोध परफॉर्म नहीं करते हो। आप पॉपुलेशन में से मतलब आपकी जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या में से कुछ सदस्य को चुन लेते हो जो कि आपका नमूना बन जाती है, सैंपल बन जाती है और इस पर आप आपकी शोध परफॉर्म करते हो, रिसर्च परफॉर्म करते हो। तो आप क्यों इस तरीके से सैंपल लेते हो, ताकि आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सैंपल को रिप्रेजेंट करे। तभी तो आपके जो आप सैंपल पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो, आपके नमूनों पर आप जो शोध परफॉर्म करते हो, उससे जो आपको रिजल्ट मिलते हैं, इससे जो आपको नतीजे मिलेंगे, इस रिजल्ट का आप उपयोग ये सारी पूरी पॉपुलेशन पर करते हैं। इससे जो रिजल्ट मिलते हैं आपको सैंपल से, नमूनों से जो आपको रिजल्ट मिलते हैं वो रिजल्ट आप पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हो। उसका जो भी आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा आप पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करोगे। तो इस तरीके से आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। जैसे मान लीजिए कोई ड्रग है, एक दवाई रिसर्चर ने लॉन्च करी, तो पूरी पॉपुलेशन को नहीं दिया जाता है, पहले कुछ लोगों पर टेस्ट करा जाता है। अगर वो सक्सेसफुल साबित होती है तो उसे पूरी पॉपुलेशन पर दिया जाता है। उसी तरीके से अगर आप सैंपल चुन रहे हो, अगर आप आपका प्रतिदर्श चुन रहे हो, अगर आप आपका नमूना चुन रहे हो, तो आपका नमूना ऐसा होना चाहिए कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अगर
ये पूरी पॉपुलेशन को, आपका जो नमूना है पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, मतलब आपका जो प्रतिदर्श है ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो उस केस में उस प्रतिदर्श को और उस सैंपल को, उस नमूने को हम कहेंगे बायस्ड सैंपल। बायस्ड सैंपल मतलब जिसमें पक्षपात हो। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ऐसा सैंपल चूज कर रहे हो और ऐसा नमूना ले रहे हो जो कि आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। सो इसके जो रिजल्ट मिलेंगे आपको, इसके रिजल्ट आप पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई नहीं कर सकते, वो रिजल्ट रॉन्ग मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर आपका झुकाव है, यहाँ पर आप पक्षपात कर रहे हो। सो ये डेफिनेशन आपकी हो जाएगी बायस्ड सैंपल की, जो कि आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो उसे हम कहते हैं बायस्ड सैंपल। आपने जो सैंपल लिया है वो एक बायस्ड है, मतलब आपने पक्षपात करा है, यहाँ पर आपका झुकाव है। उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जो बचे हुए विकल्प है, जो गलत ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, उन्हें भी हम देख लेते हैं। रैंडम सैंपलिंग, जिसे हम कहते हैं यादृच्छिक सैंपल, मतलब प्रतिदर्श। सो रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, आपके पॉपुलेशन ऐसी होती है, रिसर्चर ऐसी पॉपुलेशन में से ऐसे मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरीके से क्लस्टर में भी यही होता है कि आप जो सैंपल चुनते हो, जो नमूना लेते हो, ये आपकी पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से स्ट्रेटिफाइड मतलब आपके समूह प्रतिदर्श और आपके प्रतिदर्श, ये तीनों भी सैंपल्स में आप जो भी सैंपल लेते हो, जो भी आप नमूना चूज कर लेते हो, जो भी आपका सैंपल होता है, वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है बायस सैंपल, पक्षपाती प्रतिदर्श। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न, शोध प्रारूप डिजाइन का मुख्य कार्य है। मेन टास्क ऑफ रिसर्च डिजाइन इज। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है, आपके जो रिसर्च डिजाइन होती है, शोध प्रारूप होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मतलब आपकी जो रिसर्च डिजाइन होती है उसका मेन टास्क क्या होता है, और रिसर्च डिजाइन का मेन टास्क हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, और आपके जो शोध प्रारूप है इसका मुख्य कार्य हमें किस विकल्प में दिया गया है, हमें यह पता लगाना है। सो रिसर्च डिजाइन, आपकी जो शोध प्रारूप है, ये होती क्या है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। सो रिसर्च डिजाइन क्या होता है, जिसे हम रिसर्च में ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च डिजाइन को हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। सो रिसर्च डिजाइन में आप प्लानिंग करते हो, आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो, आप पहले से ही सोच विचार कर लेते हो कि आप किस तरीके से आपकी जो रिसर्च है उसमें किस तरीके से आप प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करोगे, आप किस तरीके से रिसर्च परफॉर्म करोगे, आप आपकी जो शोध है उसमें किस तरीके से हर एक कार्य को निभाओगे, आप सारी चीजें आपके शोध प्रारूप में बता देते हो। तो आपकी जो रिसर्च डिजाइन होती है, इसमें आप प्लानिंग करते हो बेसिकली कि आप आपके रिसर्च में किस तरीके से डेटा कलेक्ट करोगे, किस तरीके से रिसर्च में आप सैंपल सेलेक्ट करोगे, किस मेथड से आप सैंपल लोगे, और किस वे से आप डेटा को कलेक्ट करोगे, कहाँ से डेटा कलेक्ट करने वाले हो, आप रिसर्च में जो जो चीजें आप करने वाले हो, सारी चीजें आप रिसर्च डिजाइन में बता देते हो। तो याद रखिएगा, शोध प्रारूप जिसे हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं, इसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं रिसर्च में, जिसमें आप हर एक चीज में प्लानिंग कर लेते हो, आपके रिसर्च में आप किस तरीके से सारी चीजें करने वाले हो, आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हो, आपकी जो रिसर्च की समस्या होती है, आपकी जो शोध की समस्या होती है, उसको आप किस तरीके से हल करने वाले हो, उसकी सारी आप प्लानिंग बता देते हो। सो उसे हम कहते हैं रिसर्च डिजाइन और शोध प्रारूप। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है, टू एक्सप्लेन हाउ रिसर्च प्रॉब्लम विल बी इन्वेस्टिगेटेड, मतलब शोध समस्या का अनुसंधान कैसे होगा, इसकी व्याख्या करना। मतलब आप यहाँ पर आपकी जो शोध है, शोध की आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसका आप किस तरीके से उसको हल करने वाले हो, किस तरीके से आप उसको करने वाले हो, ये सारा आप बता देते हो आप आपकी शोध प्रारूप में। सो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, शोध समस्या का अनुसंधान कैसे होगा, इसकी व्याख्या करना। टू एक्सप्लेन हाउ द रिसर्च प्रॉब्लम विल बी इन्वेस्टिगेटेड, रिसर्च प्रॉब्लम को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करोगे, किस तरीके से उस प्रॉब्लम का जो भी समस्या है उसका आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, आपको किस तरीके से उसको हल निकालोगे, ये आप बताते हो आपके रिसर्च डिजाइन में। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए, टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स, मतलब दूसरों से जानकारी हासिल करना। नहीं, रिसर्च डिजाइन का
कोई मेन टास्क ये नहीं होता कि आप दूसरों से जानकारी हासिल करें। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प ए है ये गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, टू आइडेंटिफाई ग्रुप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब अन्वेषण के लिए समूह को पहचान करना। नहीं, आप किसी ग्रुप इन्वेस्टिगेशन को आइडेंटिफाई नहीं करते हो रिसर्च डिजाइन में, तो यहाँ पर आपको विकल्प बी भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, टू अंडरलाइन दी वर्क डन, किए गए कार्य की संख्याकित करना। नहीं, आप रिसर्च डिजाइन कर रहे हो तो आप प्लानिंग कर रहे हो। अब जो वर्क हो गया आप उस पर तो रिसर्च नहीं करोगे, जो वर्क करा गया है, रिसर्च वर्क डन बता रहे हैं यहाँ पर, मतलब आपने कार्य कर चुका है उसको आप अंडरलाइन कर रहे हो। नहीं, आप ये रिसर्च डिजाइन में नहीं करते। सो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका जो विकल्प डी है ये गलत हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, टू एक्सप्लेन हाउ द रिसर्च प्रॉब्लम विल बी इन्वेस्टिगेटेड। सोच समस्या का अनुसंधान कैसे होगा इसकी व्याख्या करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चर को मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? Which of the following variables cannot be expressed in quantitative terms? इस प्रश्न में हमें ये फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा ऐसा एक विकल्प है, कौन सा ऐसा एक वेरिएबल है, कौन सा ऐसा एक चर है जो आपके क्वांटिटेटिव टर्म को और मात्रात्मक शब्दों को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, व्यक्त नहीं कर रहा है। अब हम वन बाय वन ये सारे विकल्प देख लेते हैं। सो आपको पहले विकल्प देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव टर्म क्या होता है, मतलब मात्रात्मक टर्म क्या होता है। क्वांटिटेटिव, जैसा ये नाम से ही हमें इसका अर्थ पता चल रहा है, जो क्वांटिटी बताए, जो क्वांटिटी बताए। और क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमारे पास जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी चर होंगे, यहाँ पर हमारे पास नंबर्स में सारा डेटा अवेलेबल होगा। आपको ये याद रखना है, नंबर्स के फॉर्म में हमारे पास सारा डेटा प्रेजेंट होगा, ओके, जो कि नंबर को दर्शाता है। अब क्वांटिटेटिव टर्म्स को कौन सा वेरिएबल, कौन सा चर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, हम ये वन बाय वन हर एक विकल्प देखेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सो ऑप्शन ए आपको गिवन है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसे हम कहते हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो किसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति उसके इनकम से लगाया जा सकता है। सो इनकम नंबर्स के फॉर्म में होती है, ओके, नंबर पर आधारित होती है। किसी की इनकम कुछ होगी 90,000, किसी की इनकम होगी 90,000, किसी की 70,000। सो यहाँ पर आपको नंबर्स के रूप में डेटा मिल रहा है। सो ये आपका क्वांटिटेटिव टर्म का एक्सप्रेस कर रहा है। ये जो आपका ऑप्शन ए, विकल्प ए जो है आपको ये क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है और दर्शा रहा है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, विकल्प ए गलत हो जाएगा। देन विकल्प बी, मैरिटल स्टेटस, जिसे हम कहते हैं वैवाहिक स्थिति। किसी की वैवाहिक स्थिति कैसे बताया जा सकता है, कैसे दर्शाया जा सकता है? मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में आप ये कह सकते हो कि मैरिटल स्टेटस, इंडिया के लोगों का मैरिटल स्टेटस 70% मैरिड है। मतलब यहाँ पर आपके पास जो डेटा मिल रहा है आपको ये नंबर्स के फॉर्म में मिल रहा है, नंबर पर आधारित मिल रहा है, नंबर को दर्शा रहा है। सो ये भी आपका क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है। ये भी विकल्प, ये भी आपके मात्रात्मक टर्म को दर्शा रहा है। सो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देन विकल्प सी हम देखते हैं, जो कि है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसे हम कहते हैं संख्यात्मक अभिरुचि। किसी की संख्यात्मक अभिरुचि मतलब किसी की संख्यात्मक अभिरुचि, जैसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में ये हम पता लगाते हैं क्योंकि जो पर्सन है, कोई भी पर्सन है, वो मैथ्स में कितना अच्छा है, वो मैथ्स किस तरीके से वो सॉल्व कर पा रहा है। जैसे न्यूमेरिकल, संख्यात्मक, नंबर्स, मतलब आपको जो वर्ड गिवन है उसी में आपको नंबर्स को दर्शा रहा है ये वर्ड। तो ये ऑब्वियसली आपका जो है क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है, आपका विकल्प सी। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। देन विकल्प डी, प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल एटीट्यूड, जिसे हम कहते हैं पेशेवर अभिरुचि। किसी के प्रोफेशनल एटीट्यूड मतलब वो पर्सन कैसा है, ओके, वो पर्सन कैसा है, आप यहाँ पर उसकी क्वालिटी को दर्शा रहे हैं उसके। सो यहाँ पर ये क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बल्कि ये क्वालिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है। सो प्रोफेशनल एटीट्यूड ये आपके क्वांटिटेटिव टर्म को नहीं दर्शा रहा है, बल्कि क्वालिटेटिव टर्म को दर्शा रहा है। इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेशनल एटीट्यूड, पेशेवर अभिरुचि। एंड
Thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.